गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग वेक्टर्स में कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे 2 डायमेंशनल में और 3 डायमेंशनल में। तो स्टार्ट करते हैं 2 डायमेंशन से। मान लिया ये हमारा 2D फिगर है, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ली हमने और ये एक वेक्टर है। सपोज O आपका ओरिजिन और P पॉइंट है और ये वेक्टर है, वेक्टर R हो गया। तो मान लिया इसके कोऑर्डिनेट हो गए x और y। अब हम इससे क्या सीखेंगे, जो वेक्टर है उसको कोऑर्डिनेट में और कोऑर्डिनेट से वेक्टर बनाना, एक दूसरे में इनको ट्रांसफॉर्म करना भी सीख लेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा चल रहा था 2D का, 2 डायमेंशनल। अब यहाँ पे देखते हैं ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस। सपोज x एक्सिस की ओर हम यूनिट वेक्टर मान लेते हैं आई कैप और y एक्सिस की ओर नॉर्मली हम लोग j लेते हैं, और 3D जब जाएंगे तो वहाँ z एक्सिस की ओर हम लोग k कैप लेंगे। अब क्या होगा इसमें, तो जैसे कि हमें पता है नॉर्मली कि ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। तो यहाँ तक का जो मैग्नीट्यूड है वो बन गया, अगर मैं इसको m पॉइंट कह दूँ तो ये मैग्नीट्यूड क्या होगा x। अब मुझे इस OM को वेक्टर बनाना है, तो इसका लॉजिक हमने जब यूनिट वेक्टर की कंसेप्ट पढ़ी थी तो वहाँ पर सीखा था कि OM को वेक्टर बनाना है तो इसका मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये तो बन गया OM। इसी तरह से अगर हमें MP वेक्टर बनाना है तो सेम वही प्रोसेस, उसका मैग्नीट्यूड है y, जैसे ये y था और ये x था, तो y इंटू जे कैप। तो ये दो कॉन्सेप्ट हमारी क्लियर हो गई। अब हम इससे क्या देखेंगे, ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग OM प्लस MP इज इक्वल टू OP। तो OP को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं OM प्लस MP के फॉर्म में। तो ये बन गया वेक्टर R इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो एक तरह से देखें तो ये वेक्टर हम इसको अब इसका कन्वर्सली समझते हैं। हमारे पास एक वेक्टर था R, इस वेक्टर को हमने x और y दो अलग अलग वेक्टर्स में ब्रेक कर दिया। ये इसके कंपोनेंट हो गए, ये x कंपोनेंट और ये y कंपोनेंट। अब हम इसको थोड़ा सा और समझें। सामान्य रूप से अगर मैं इसको वेक्टर a कह दूं और ये बोल दूं कि इसका जो x कंपोनेंट है, सपोज इसका मैग्नीट्यूड ax मान लिया और इस वाले का मैग्नीट्यूड ay ले लिया, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं। तब हम क्या कहेंगे कि वेक्टर a इज इक्वल टू ax आई कैप और ay जे कैप। इस तरह से भी कंपोनेंट को समझ सकते हैं, यानी कि चीजें सब एक ही चल रही हैं। और आगे देखें, और मैं इसको और सिंपली ऐसा कह दूं कि ax आई कैप को अगर मैं वेक्टर ax के रूप में लिख दूं और इसको वेक्टर ay कह दूं, तो ये सब एक तरह से इस वेक्टर के कंपोनेंट चल रहे हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या है, हमें यूनिट वेक्टर या उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर पता करना है और उस यूनिट वेक्टर से उसके जो मैग्नीट्यूड है उसको मल्टीप्लाई करना है और हमें उस 2 डायमेंशंस में उसके कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। तो ये तो था वेक्टर का कंपोनेंट 2D में। अब इसी से हम लोग एक चीज और देख रहे हैं कि अगर कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, जैसे x और y थे, तो इस x और y कोऑर्डिनेट के रूप में ये ओरिजिन था और ये पॉइंट P था, तो हम इस OP को भी कैसे रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं। अब अगर हम इतना डिटेल में ना जाना चाहें तो हम सीधे भी कह सकते हैं xi और yj के। ये क्या कॉन्सेप्ट बनी कि अगर आपके पास कोई पॉइंट है जिसका एक ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट्स बताएं, तो हम उस कोऑर्डिनेट्स से उस वेक्टर को डायरेक्ट भी प्राप्त कर सकते हैं, और या ऐसे कहें कि ये उसके कंपोनेंट हो गए। तो दोनों चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं। आपको कोऑर्डिनेट पता है तो आप उससे वेक्टर निकाल लीजिए और उसके जो 2 पार्ट हैं वो उसके कंपोनेंट हो गए, या इसका अपोजिट भी कह सकते हैं कि हमें वेक्टर पता है तो हम उसे कंपोनेंट भी बना सकते हैं। अब इसमें एक नेक्स्ट चीज आती है कि इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो, हम इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, आप देखिए ये 90 डिग्री एंगल बना है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि वेक्टर ए का कि मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर ए एक्स का स्क्वायर और वेक्टर ए वाई के मॉड का स्क्वायर। यानी कि हम सामान्य रूप से कहते हैं कि मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए एक्स स्क्वायर और मॉड ऑफ ए वाई। यानी कि अगर ये तो 2D का था, तो 2D में हमने किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो निकाला ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो निकाला वो अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट ले लिया। ऐसी अगर यहाँ पर होती बात तो यहाँ पर क्या बन जाता
कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस टॉपिक को अभी तो हमने इस तरह से सीखा था ज्योमेट्री के थ्रू। जब हम इसको डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो वहां पर हम इसका डॉट प्रोडक्ट के थ्रू ही मैग्नीट्यूड निकालना सीखेंगे और वो प्रोसेस इससे भी सिंपल हो जाती है। आइए, ये तो था। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग वेक्टर के 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में कंपोनेंट करना सीखेंगे। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा फिगर समझने के लिए कि एक क्यूब की हेल्प लेंगे। तो पहले इसका फिगर बनाते हैं। इसके फिगर के अकॉर्डिंग अगर समझें तो कुछ इस प्रकार का फिगर बन सकता है। यही फिगर 3D ज्योमेट्री में भी काम आता है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं लेट एक्स एक्सेस, इसको वाई एक्सेस और इसको जेड एक्सेस ले लिया। अब जैसा कि हम नॉर्मली लेते हैं एक्स एक्सेस की ओर यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई की ओर जे कैप और जेड की ओर के कैप। अब सपोज ये वेक्टर हमारा ये वेक्टर है जिसके हमें कंपोनेंट पता करने हैं। इस वेक्टर को हमने ए कह दिया। अब इसके लिए हम लोग फिगर की मदद लेते हैं। तो ये हमारा जैसे क्यूब हो गया। अब इसमें हमें पता करना है कि ये वेक्टर ये वाला है होगा कौन। अगर मैं इसको ओरिजिन को हम ओ कह दें और इसको पी कह दें तो यानी कि ओ पी इज इक्वल टू क्या है, हमारा वेक्टर आ रहा है। तो ये हमारा ओ हो गया। इसको आप ओरिजिन समझिए। यहाँ पर मैंने पकड़ा है, ये ओरिजिन हो गया। और ये दूसरा पॉइंट बिल्कुल अपोजिट, इसके डायगोनल के लिए अपोजिट ये पॉइंट पी होगा। यानी कि ये जो बनेगा, इस फिगर को देखिए, ये ओ है और ये पी है। ये बनेगा इस तरह से वेक्टर आर, नहीं वेक्टर ए जो मैंने लिखा है। तो ये ओ पॉइंट है और ये पी पॉइंट। अब इसके कंपोनेंट को देखेंगे, वो कंपोनेंट क्या होंगे। तो पहले तो ये फिगर क्लियर हो गया। अब कंपोनेंट क्या है, ये हमारी एक्स एक्सिस होगी लेट, और ये वाई एक्सिस होगी और ये जेड एक्सिस होगी। एक्स वाई और जेड। हाँ, यहाँ के फिगर में हमने क्या कर रखा, इसको एक्स मान लिया था, इसको जेड मान रखा, इसको वाई मान रखा। तो इसी ले लेते हैं, ये एक्स, ये वाली वाई और ये वाली जेड। और ये हमारा वेक्टर ओपी यानी कि वेक्टर जिसको हमने ए वेक्टर कहा है। इधर को जो कंपोनेंट होगा एक्स एक्सिस की, लेट वो एक्स ए एक्स मान लिया। तो इस पोर्शन को हम मान लेते हैं ए एक्स वेक्टर। तो इस ए एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ए एक्स आई कैप। इसको हमने लेंथ को ए एक्स मान लिया। इसके बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए क्यूबॉइड मान लेते हैं। हमने तीनों साइड्स को डिफरेंट डिफरेंट लेंथ का यूज कर लिया। तो ये हो गया ए एक्स आई कैप वेक्टर ए एक्स। तो ये ए एक्स होगा तो ये वाला भी ए एक्स हो जाएगा, ये भी ए एक्स होगा और ये भी ए एक्स हो जाएगा। ये वाली हमने जेड एक्सेस मानी थी, तो यहाँ का कंपोनेंट ए जेड हो गया। तो इधर का आ जाएगा ए जेड वेक्टर। तो इस ए जेड वेक्टर को हम कह देंगे ए जेड इंटू के कैप। ये जेड बन गया। इधर वाला कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलॉन्ग है इस तरह से, तो ये हो जाएगा ए वाई। तो ये इसका थर्ड कंपोनेंट हो गया। तो वेक्टर ए वाई ये हो जाएगा ए वाई इंटू जे कैप। तो क्लियर हो गया, ये एक्स कंपोनेंट, ये ए वाई वाई कंपोनेंट, ये ए जेड जेड कंपोनेंट। अब ये है कि इसके थ्रू आखिर ये क्या बनता है या नहीं बनता है वेक्टर ए। तो अगर हम देखें, ये तो था ए एक्स, ये था ए जेड। इस ए एक्स में इस ए एक्स में ए जेड को जोड़ेंगे तो ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग देखिए इस प्लेन में है, तो ये वाला हिस्सा इसका रिजल्टेंट कहा जाएगा। तो दिस वन इज ए एक्स, दिस वन इज ए जेड, तो दिस वन इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए जेड, यानी कि ये वाला। तो ये वाला जो आ जाएगा वेक्टर, ये ए एक्स प्लस ए जेड। पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं। अब देखिए ये ए एक्स प्लस ए जेड हो गया, ये है ए वाई। ए एक्स प्लस ए जेड में ए वाई को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये जो वेक्टर हमारा ओपी है, ये फिर एक ट्राइंगल बन रहा है। तो इस वाले में हम इसको ऐड करेंगे, यानी कि अगर हम इस फिगर के अकॉर्डिंग समझे तो आप सिर्फ इस फिगर पे कंसंट्रेट कीजिए जिसपे मैंने शेड कर दिया है। तो ये शेड फिगर कुछ ऐसा बन रहा है, ये तो था ओ, ये था ए एक्स प्लस ए जेड, और यहाँ से परपेंडिकुलर ऊपर को गया, वो एक्चुअली में ए वाई कंपोनेंट गया। दिखने में 90 डिग्री नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होगा, ये एंगल 90 डिग्री बनेगा। तो ये हो गया ए वाई और ये इसका रिजल्टेंट आ गया। अब फिगर के अकॉर्डिंग इस फिगर में देखेंगे तो इस फिगर में क्या हो रहा है, ए वाई बड़ा लग रहा है, ए छोटा लग रहा है। लेकिन अगर यहाँ से देखें, ये ए एक्स प्लस ए जेड है
और ये ए वाई है, ये आपका OP है। तो यहाँ से तो ए वेक्टर ही बड़ा है, ए एक्स प्लस ए जेड और ये वाला ए वाई। तो अब इनको ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस वन। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए जेड प्लस ए वाई। तो बच्चों ये तो थे इस वेक्टर के कंपोनेंट हो गए। तो वेक्टर ए के हमने 3 कंपोनेंट कर लिए, ए एक्स, ए वाई और ए जेड। बाकी इसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखना हो तो हम इस प्रकार से लिख देंगे, ए जेड के कैप। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। अब हम इसी में 2D 3D को साथ लेके चलते हैं थर्ड वाले में। थर्ड वाले में हम क्या करेंगे, ये तो हमने सिंपल इसके वेक्टर के कंपोनेंट करना सीख लिया था। अब मान लिया आपके पास सिंपल 2D में जाते हैं। पहले हमारे पास वेक्टर था सपोज OP ए था, इसके हमने कंपोनेंट करने फर्स्ट हाफ में सीखे थे इस वीडियो के, जिस पर हमने देखा था कि ये ए एक्स वेक्टर था जिसको हमने लिखा था ए एक्स आई कैप, ये हमारा ए वाई वेक्टर था। तो इस ए वाई वेक्टर को हम लिख सकते हैं ए वाई जे कैप, और चाहे तो आप ये इसके पैरेलल है तो ये भी ए वाई वेक्टर हो गया। अब एज्यूम कर लिया कि लेट ये एंगल थीटा हो गया। तो इस फिगर में देखें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो दिस अपॉन दिस का मतलब हो गया कि वेक्टर ये तो ए एक्स था इसका मैग्नीट्यूड, और इस वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को हम लोग ए एज्यूम कर लेते हैं। तो ए एक्स अपॉन ए, तो यानी कि ए एक्स इज इक्वल टू आ गया ए कॉस थीटा। इसी तरह से अब इसी फिगर में हम लोग साइन थीटा अप्लाई करें तो जैसे कि हमने इसके मैग्नीट्यूड को ए वाई मान लिया है, तो ए वाई अपॉन ए। तो यहां से क्या रिजल्ट आता है कि ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ये भी वेक्टर के कंपोनेंट है विथ एंगल। तो हमारा जो वेक्टर ए था, अब हम उसको कैसे लिख सकते हैं, पहली बार तो हमने इस तरह से लिखना सीखा था ए एक्स प्लस ए वाई, और इसी को हमने फिर यूनिट वेक्टर की फॉर्म में कुछ इस प्रकार से लिखना सीखा था। और हम इसको थर्ड टाइप में क्या लिखेंगे, ए कॉस थीटा ए एक्स की जगह आई कैप, ए साइन थीटा जी कैप। ये इसका तीसरा तरीका हो गया कंपोनेंट्स को लिखने का। थर्ड वाली कंसेप्ट ज़्यादा सिंपल है और ये ज़्यादा यूजफुल है। इसका आगे जाके वेक्टर में बहुत ज़्यादा यूज होता है एनालिसिस में। हमने क्या करा, कॉस थीटा अप्लाई करा, दिस अपॉन दिस, ए एक्स अपॉन ए, फिर हमने साइन थीटा अप्लाई करा, ए वाई अपॉन ए। तो हमें वेक्टर के क्या मिल गए, 2 कंपोनेंट मिल गए। अब जब हम इसी चीज की 3D में इसको डिस्कस करेंगे तो 3D में क्या होगा देखते हैं। तो 3D में एक समस्या क्या होती है, 3D में तो तीनों एक्सेस से अलग अलग एंगल बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी जैसे हमने इस थीटा कहा है तो इसको आप चाहे तो अल्फा लेकर भी बना सकते थे। अब 3D का फिगर की बात करते हो तो 3D में मान लिया कि ये वेक्टर जो ए था इसका इस एक्स एक्सेस से एंगल हमने अल्फा मान लिया, इस जेड एक्सेस से एंगल हम मान लिया गामा मान लेते हैं, और इस वाई एक्सेस से एंगल हमने मान लिया बीटा मान लिया। मीन्स ये जो है इसका एंगल यहां से बीटा एज्यूम कर लिया, एक्स एक्सेस से अल्फा कर लिया, और जेड एक्सेस से हमने गामा मान लिया। एक कंपोनेंट हम बनाना सीख जाएंगे तो बाकी हमें आ जाएगा। तो जैसे ये वाई एक्सेस थी, अब आप इसके ऊपर ये रख दीजिए। जब हम इसको इसके ऊपर पुट करते हैं तो ये एंगल हमने कितना कहा, बीटा। तो कॉस बीटा जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। कॉस बीटा इज इक्वल टू ये एंगल 90 बन गया, ए वाई अपॉन ए। आई बात समझ में, कॉस बीटा अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए वाई अपॉन ए। तो कॉस बीटा इज इक्वल टू आ गया ए वाई अपॉन ए। तो ए वाई इज इक्वल टू ए कॉस बीटा। ये कौन सा कंपोनेंट आ गया इसका, वाई कंपोनेंट। और ये निकला किसके एक्स अक्रॉस, जेड एक्स नहीं वाई एक्सेस के अक्रॉस। तो अब आगे को देखते हैं। अब इसी तरह से यहाँ को एंगल कितना बना, अल्फा। तो उस केस में आप ऐसे मिला लेंगे। तो अगली बार बनेगा कॉस अल्फा, तो वो क्या हो जाएगा ए एक्स अपॉन ए। तो उसका सेकेंड कंपोनेंट जो बनेगा कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए। इसी तरह से कॉस गामा बन जाएगा ए जेड अपॉन ए। तो ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा, ए वाई इज इक्वल टू ए कॉस बीटा, ए जेड इज इक्वल टू ए कॉस गामा। तो ये इसके 3D के कंपोनेंट बन जाएंगे। इनको हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में भी पढ़ते, जब हम एक लाइन के कंपोनेंट करते हैं वहां इनको डीसीज कहा जाता है, डायरेक्शन कोसाइंस। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरी प्रोसेस आज समझ में आई होगी, और आप इसको अभ्यास कीजिएगा तो आपको ये इजीली क्लियर भी हो जाएगी। कोई आप 3D फिगर बना के करिएगा तो उससे ज़्यादा क्लियर हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कोलिनियरिटी और कोप्लेनरिटी पढ़ेंगे और उसके कुछ
थ्योरम्स करेंगे। थैंक यू।